सर्वेभ्यः नमस्कारः। आज की इस कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। विगत कल की कक्षा में हम पाठ्य योजना के प्रसंग में प्रश्न निर्माण शैली को देख रहे हैं विगत कक्षा से। इससे पूर्व हमने यह चर्चा किया था कि हमेशा प्रश्न पत्र बनाने के लिए ब्लूप्रिंट की आवश्यकता होती है और ब्लूप्रिंट में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इसका भी चर्चा किया था। साथ में पाठ्य योजना में पूछे जाने वाले 3 प्रकार के प्रश्नों का इससे पूर्व हमने चर्चा किया था। प्रस्तावना प्रश्न, बोध प्रश्न और विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। आज हम उससे आगे के अन्य 3 प्रकार के प्रश्नों के विषय में चर्चा करेंगे। इसमें पहला है पुनरावृत्ति के प्रश्न। पुनरावृत्ति के प्रश्न की आवश्यकता कब और कहाँ पर होती है? तो अब देखिए, एक पाठ्य योजना का पूरा सोपान चल रहा है। हर्बर्ट पंचपदी के अनुसार हम किसी पाठ्य योजना को लेकर के चल रहे हैं या ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार लेकर के चल रहे हैं, जिसमें अब तक अध्यापक कथन के बाद हम विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न तक छात्रों से परिचर्चा कर चुके हैं। आज यहाँ से आगे चल रहे हैं फिर। तो विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न के बाद अब देखिए, सबसे पहले आपने अध्यापक पाठ को प्रस्तुत करता है आदर्श रूप में, उसको छात्रों ने सुना, फिर छात्रों से अनुवाचन कराया गया। छात्रों ने जैसा सुना है शब्दों का के उच्चारण शैली को, उन उसी शैली में पुनरावृत्ति करके वो एक बार अनुवाचन करते हैं। अनुवाचन के बाद फिर अशुद्धि संशोधन हुआ, उसके बाद काठिन्य निवारण हुआ। हर शिक्षण के स्तर पर कुछ शब्द, कुछ तथ्य, कुछ घटनाक्रम ऐसे होते हैं जो उस स्तर के लिए दुरूह होते हैं। तो ऐसे शब्दों का, प्रकृति प्रत्ययों का या घटनाक्रमों का हम अर्थ बताने के लिए काठिन्य निवारण का उपयोग करते हैं। उसके काठिन्य निवारण के बाद फिर बोध प्रश्न हुआ। बोध प्रश्न जो अब तक छात्रों का अवबोध हुआ, उस अवबोध के आधार पर जिन प्रश्नों का उत्तर उन्हें देना है वो सब बोध प्रश्न में हमने पूछ लिया। बोध प्रश्न के बाद अध्यापक कथन हुआ, जिसमें पाठ्यवस्तु का सारांश अध्यापक बताता है अपनी शैली में छात्रों को। उसके बाद से फिर विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न हुए, जिसका हमने यहाँ तक का कल हमने जिक्र किया था। विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न में हमने यह देखा था कि छात्र कुछ पाठ्यांश जो उनको पढ़ना है वो, और कुछ अध्यापक अपने तरीके से अपनी शैली में जिन विषयों को, जिन तथ्यों को अतिरिक्त बताना चाह रहे हैं वो दोनों ही छात्रों के समक्ष उपस्थापित किए जा चुके हैं। इन दोनों का जो संश्लेषणात्मक कुछ प्रश्न विचार विश्लेषण के लिए छात्रों के समक्ष रखे जाते हैं, कि कुछ अन्य अंश जो हो सकता है छात्रों को पहले से पता हो या कुछ अपने आसपास देख करके वो उनकी जिज्ञासा हुई हो कि इन क्षेत्रों में भी परिचर्चा होनी चाहिए। अधिकतर प्रश्नों के उत्तर देते समय छात्र उन क्षेत्रों का जिक्र कर देते हैं। तो इसके बाद से फिर अध्यापक एक बार छात्रों को मौन वाचन के लिए या कहीं-कहीं पुनः वाचन के लिए, बहुत छोटी कक्षा है, 6ठी और 7वीं कक्षा, तो उन बच्चों को यदि हम मौन वाचन के लिए कह देंगे तो बच्चे मौन वाचन न करके एक-दूसरे की खिंचाई इधर-उधर करना शुरू करते हैं और कक्षा अव्यवस्थित होने की बहुत संभावना होती है। इस संभावना को खत्म करने के लिए 6ठी और 7वीं कक्षा में अधिकतर विश्वविद्यालयों में मौन वाचन की प्रथा है कि इस स्तर पर मौन वाचन की जगह पुनः वाचन की प्रथा है और बाकी ऊपर की कक्षाओं में मौन वाचन कराया जाता है। अब छात्रों ने मौन वाचन भी कर लिया। तो देखिए, 3 प्रकार से, एक तो अध्यापक ने पहले पाठ्यवस्तु पढ़ के बताई, दूसरा सारांश ज्ञापन कर लिया और तीसरा छात्रों के जिज्ञासाओं को भी विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न के उत्तर में अध्यापक ने सुन लिया। उसके बाद एक बार फिर छात्रों को मौका मिला है कि वो पुनः वाचन कर रहे हैं या फिर मौन वाचन कर रहे हैं। इसके बाद से अब जितनी पाठ्यवस्तु छात्रों के मस्तिष्क में आ गई है, इस पाठ्यवस्तु का अध्यापक एक तरह से परीक्षण के साथ-साथ एक पूरी पुनरावृत्ति करा देता है छात्रों के मस्तिष्क पटल में, ताकि जितना अंश बताया गया, वो अंश छात्रों के लिए उनके मस्तिष्क में दृढ़ हो गए हैं या नहीं। तो पुनरावृत्ति प्रश्न अधिकतर
एक-एक वाक्यों के प्रश्न होते हैं और वे ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर अध्यापक ने जो सारांश ज्ञापित किया है उसमें से, पाठ्यांश में जो लिखित विषय वस्तु है उसमें से और छात्र अपने जो उसका अवेयरनेस है, अपनी सामान्य जागरूकता है, उसके आधार पर दे पाए। यानी प्रश्न बनाते समय अध्यापक को 3 बिंदुओं पर ध्यान देना है। एक तो पाठ्यांश को ध्यान में रखना है। पुनरावृत्ति के प्रश्न पाठ्यांश से इतर न हो। दूसरा, सारांश ज्ञापन कराते समय जिन विशिष्ट तथ्यों को, जिन विशेष बातों को अध्यापक ने बताया, उन बातों को पुनरावृत्ति के प्रश्न में दोहरा लेना है। और तीसरा, कि छात्र जिन क्षेत्रों का, जिधर उनकी जिज्ञासा है, जिधर उनकी जागरूकता है, जिधर उनकी अभिरुचि है, उन क्षेत्रों का भी उपस्थापन विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न का उत्तर देते समय उन्होंने किया है और अध्यापक ने उनको सराहा है, स्वीकार किया है, तो फिर उन क्षेत्रों का भी प्रतिनिधित्व इन प्रश्नों में हो जाना चाहिए। पुनरावृत्ति प्रश्न हमेशा एक-एक वाक्य के ही होने चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए हम चर्चा कर रहे थे, महात्मा गांधी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो पुनरावृत्ति के प्रश्न होंगे, तो वही महात्मा गांधी के जीवन चरित्र के विषय में हमने जो बताया, जैसा बताया उसका इसमें प्रश्न पुनरावृत्ति में बस वही अवबोध प्रश्न से मिलते-जुलते प्रश्न होते हैं। लेकिन बोध प्रश्न में सिर्फ पाठ्यांश का ध्यान रखा गया, लेकिन पुनरावृत्ति प्रश्न में पाठ्यांश का भी ध्यान रखा गया है। अध्यापक ने जो विशेष बातें बताई हैं सारांश ज्ञापन में, उसका भी ध्यान रखा गया है और छात्र की सामान्य जागरूकता अपने क्षेत्र का, उसके बारे में भी ध्यान रखा गया। इन तीनों को मिला करके पुनरावृत्ति के प्रश्न बनाए जाते हैं। इनका उद्देश्य होता है ज्ञातांश को दृढ़ करना, अर्थात जितना अब पढ़ा लिया गया, वो छात्रों के मस्तिष्क में घर कर लिया कि नहीं, समझ लिए हैं या नहीं। यह सिर्फ इसका उद्देश्य होता है पुनरावृत्ति प्रश्नों का। यहाँ पर एक हमने और लिखना यहाँ नहीं लिखे हैं, लेकिन एक तुलनात्मक प्रश्न होते हैं, यह भी आप जान लीजिए। अधिकतर जब हम पद्य शिक्षण करते हैं, तो तुलनात्मक कविता छात्रों के समक्ष हमें प्रस्तुत करना होता है। पद्य पढ़ाने का एक उद्देश्य यह भी होता है कि छात्रों के सृजनात्मक क्षमता का विकास करना और सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करना। तो अध्यापक को चाहिए कि जब वो पद्य को पढ़ा रहा है, तो पद्य को पढ़ाते समय उससे मिलती-जुलती कोई और कविता छात्रों को सुनावे। वो चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे अंग्रेजी हो। इससे क्या होता है, अगर वो भी कविता अध्यापक के द्वारा स्वरचित है, तो और बेहतर है, जिससे छात्रों को प्रोत्साहन मिलता है और नए सृजनात्मकता जिन छात्रों में निहित है, वो उसका भी विकास होता है। क्योंकि देखिए काव्य का जो हेतु है उसमें कई हैं मुख्यतः बातें, लेकिन उसमें एक वह भी है कि प्रवृत्ति भी उनकी होनी चाहिए। अ, तो हमेशा जो है अभ्यास भी आवश्यक है। तो सृजनात्मकता जब जिनमें निहित है, वो अगर निरंतर अभ्यास करते रहें तो निश्चित ही एक अच्छे काव्यकार भी हो सकते हैं, एक कवि भी हो सकते हैं। अतः अध्यापक को तुलनात्मक कविता प्रस्तुत करनी चाहिए। तो जब तुलनात्मक कविता प्रस्तुत कर दिया जाता है अध्यापक के द्वारा और उसका सामान्य अर्थ बता दिया जाता है, तब पुनरावृत्ति प्रश्न के आधार पर अध्यापक जो है वो तुलनात्मक प्रश्न पूछता है। अर्थात जो पाठ्यवस्तु मूल है वह और उससे मिलती-जुलती जो तुलनात्मक कविता कवि के द्वारा या अध्यापक के द्वारा, अन्य कवि का भी सुना सकते हैं यहाँ पर, जो प्रस्तुत किया गया, इन दोनों को में तारतम्यता क्या है, इसको मिला कर के कुछ तुलनात्मक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अगर आपके प्रस्तावना में इसका स्थान है तो आप इसको ध्यान रखेंगे, तो तुलनात्मक प्रश्न आप पूछेंगे। तुलनात्मक प्रश्न बनाने के लिए हमेशा दोनों ही कविताओं, 2 कविता अर्थात एक मुख्य पाठ्यांश जो पढ़ाया गया और एक उससे मिलती-जुलती कविता जिसको अध्यापक ने अपने तरफ से पाठ्यांश को दृढ़ करने के लिए छात्रों के समक्ष उपस्थापित किया। तो इन दोनों को मिला करके मिलते-जुलते अंश से जो प्रश्न पूछे जाएँगे वो तुलनात्मक प्रश्न होंगे। 3 से 5 तक पुनरावृत्ति प्रश्न भी और तुलनात्मक प्रश्न भी आप पूछ सकते हैं। जिससे कि बहुत समय भी ना खींचे और एक बार जो भी अध्ययन किया छात्रों ने, उसकी पुनरावृत्ति भी हो जाए। अंत में अब गृह कार्य का स्थान है। गृह कार्य या अभ्यास कार्य, इसको 2 प्रकार से संबोधित अलग-अलग जगहों पे किया जाता है। कहीं-कहीं इसको कक्षा कार्य भी कहा जाता है।
गृह कार्य की अनिवार्यता है इसलिए क्योंकि छात्र जो है वो अध्यापक के साथ जितना समय विद्यालय में बिता रहा है, इससे कहीं ज़्यादा समय अपने घर में बिता रहा है। तो एक तो पाठ्य वस्तु से वो बिल्कुल ही कल तक के लिए दूर न हो जाए, इसलिए गृह कार्य का होना अनिवार्य है, आवश्यक नहीं है। हाँ, गृह कार्य देते समय हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर गृह कार्य प्रायोगिक हो, अर्थात बच्चों के क्रियाकलाप आधारित हो, तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन चूंकि भाषा शिक्षण है तो भाषा में बहुत सारे प्रयोग करने के बाद साक्ष्य के रूप में उपस्थापन छात्र नहीं कर पाते हैं कि क्या है, किया या नहीं किया, या कई बार बच्चों की बचपना होती है इस स्तर पर तो वो बिना किए भी कह देते हैं हाँ हमने कर लिया। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा गृह कार्य देना चाहिए। अब गृह कार्य देता समय मुख्य बात ये है कि कई जगह हमने देखा है अधिकतर लिख दिया कि इस पाठ का सारांश अपने भाव अपने शब्दों में लिख के ले आओ, या फिर इस कविता का अर्थ लिख लाओ। ऐसे गृह कार्य कभी नहीं देने चाहिए। गृह कार्य का एक मुख्य उद्देश्य यह भी है कि जितने प्रकार के प्रश्न छात्रों के जीवन में आने वाले हैं या आते हैं, उन उतने प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने का एक अभ्यास भी छात्र करें। इसीलिए कहीं-कहीं इसको अभ्यास कार्य के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो हमेशा गृह कार्य में मुख्यतः 4-5 प्रकार के प्रश्नों को रखना चाहिए। पहला तो वो बहु वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को रखना चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न वे होते हैं जिनका उत्तर मात्र एक ही कोई हो, उससे इतर न हो। हमने इससे पहले चर्चा कर लिया था इसलिए इस पर ज़्यादा अभी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। एकमात्र उत्तर दूसरा कोई उत्तर न हो। फिर कुछ बहुविकल्पात्मक प्रश्न रखने हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में होंगे, इसी को कहीं-कहीं एकैक वाक्यात्मक प्रश्न भी कहते हैं। दूसरा बहुविकल्पात्मक प्रश्न। बहुविकल्पात्मक में छात्रों को कुछ क्लू दिया जाता है। कई विकल्प दिए जाते हैं 4, और इन विकल्पों के आधार पर छात्रों को जो समुचित उत्तर है उसका चयन करना होता है। इससे 2 प्रकार की चीज़ें छात्रों का अभ्यास होता है। एक तो वो आसानी से प्रश्नों का उत्तर ढूँढ पाते हैं, और दूसरा छात्रों के जो सूक्ष्मेक्षिक या सूक्ष्म निरीक्षण शैली है, इसका भी विकास होता है। अपने दैनिक जीवन में ऐसे तमाम क्षेत्र उनको मिलते हैं, उन तमाम क्षेत्रों में आने वाले अलग-अलग परिस्थितियों में से वो ग्राह्यांशों के ग्रहण करने में समर्थ होंगे आगे चल के। इसीलिए बहुविकल्पात्मक प्रश्न होने चाहिए। फिर कुछ सत्य असत्य कथन टाइप के प्रश्न होने चाहिए। सत्य असत्य आप सीधे एक कथन लिख दीजिए, यह कथन और संदर्भ दीजिए, इस संदर्भ में उचित है, सत्य है या असत्य है। महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया जाता है, सत्य है असत्य है। ऐसे करके आप प्रश्न दे सकते हैं, सत्य असत्य कथन। फिर कुछ प्रश्न ऐसे दीजिए जिसमें जिसका उत्तर वो 3-4 लाइनों में लिखें। दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न ऐसे को कहते हैं। ऐसे प्रश्नों का उत्तर वो 3-4 लाइनों में लिखेंगे, और उसमें दीजिए कि आप अपने आस-पास के चीज़ों को देख कर के, अपने खेल के मैदान को देख कर के, अपने समाज के परिवेश को देख कर के उन प्रश्नों का उत्तर वो दे पाएँ। अर्थात थोड़ी-सी इसमें प्रायोगिकता को ले आया जा सकता है। प्रायोगिक तथ्यों को जो समाज में देख रहे हैं, उसके आधार पर इन प्रश्नों का उत्तर दें। तो ऐसे एक प्रश्न आप रख सकते हैं। फिर कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति वाली रखिए। इससे छात्रों का भाषा विकास बेहतर तरीके से होता है। वाक्य निर्माण शैली वो सीख पाते हैं। रिक्त स्थान में एक पूरी वाक्य को रख के बीच का अंश हटा दिया जाता है। उसको पूर्ण करना होता है, और पूर्ण करने के लिए आप चाहें तो नीचे कुछ लिख भी सकते हैं उन शब्दों को, 4-5 शब्द जिसमें से एक कोई शब्द उठा करके लिखना है और वाक्य पूरा हो जाएगा। तो ये 4-5 प्रकार हुए। एक तो वस्तुनिष्ठ, दूसरा बहुविकल्पात्मक, तीसरा जो है वो हो गया आपका दीर्घ उत्तरात्मक, चौथा सत्य असत्य कथन, और पांचवा रिक्त स्थान की पूर्ति। तो न्यूनतम अगर 5 भी प्रश्न आप रखते हैं, एक-एक प्रश्न सब में से, तो गृह कार्य के लिए बेहतर होगा और अभ्यास भी उनका होगा। हाँ, इसके अतिरिक्त भी आप उनको प्रयोग आधारित कार्य दे सकते हैं। आप एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ेंगे, या फिर आकलन का जो परिप्रेक्ष्य लाया गया है शिक्षा में, इसका उद्देश्य इतना ही मात्र है कि अध्यापक ने जितना समझा
या जो विषय वस्तु छात्रों के मस्तिष्क में भरना चाह रहा है, उसके बजाय वह इन चीज़ों को चिन्हांकित करे कि छात्र के पास कौन-सी विषय वस्तु है और वो किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। अर्थात छात्रों की एक तरह से यहाँ पर स्वतंत्रता का भी ध्यान रखा गया है। छात्रों के मस्तिष्क का विकास तभी होगा जब हम दबा करके या निर्धारित क्षेत्र में भेजने के बजाय उनको एक खुला आकाश दें। इसीलिए प्रायोगिक कार्य यदि अभ्यास कार्य में दिए जाते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। आप उनको लिखिए और जैसे भाषा में कोई शब्द लिख रहे हैं, बता रहे हैं संस्कृत भाषा को पढ़ाना है, हिंदी को, अंग्रेजी को, तो बच्चों को यह देखिए सुबह से शाम तक हमारे घर में इस भाषा के किन-किन शब्दों का उपयोग होता है। ऐसे अधिक उपयोग होने वाले 5 शब्दों को लिख कर के ले आएँगे। ऐसे अभ्यास कार्य हो सकते हैं, ऐसा गृह कार्य हो सकता है। फिर कौन से ऐसे शब्द हैं जो हम दैनिक जीवन में दूसरी भाषा में उपयोग करते हैं और मूलतः वो किसी अन्य भाषा के हैं। यहीं से आप शब्दों के प्रकार के विषय में भी परिचर्चा कर सकते हैं कि यह तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है, देशज शब्द है, विदेशी शब्द है। तो बड़े आराम से आप गृह कार्य के माध्यम से एक व्याकरण के अंश को भी बता रहे हैं, गृह कार्य भी हो रहा है, अभ्यास भी हो रहा है और छात्र बड़े सरलता से इन चीज़ों को ढूँढने में अभिरुचि दिखाएँगे। क्योंकि सिर्फ़ आपने पुस्तकीय जो लेखन है या पुस्तक का जो अंश है, उसी से आधारित प्रश्न नहीं दिया है, अपितु प्रायोगिक पक्ष को आधारित करके प्रश्न दिया हुआ है। तो इन बिंदुओं को ध्यान में रख कर के और फिर हमें यह प्रश्न बनाने चाहिए। आगे अगर आपको इसमें से कुछ रह गया है अंश या किसी दूसरे बिंदु पर भी आप चर्चा करना चाह रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर के हमें बताएँगे, जिस पर हम फिर अगले कालांश में परिचर्चा कर लेंगे। मुख्यतः 5-6 प्रकार के प्रश्नों का हमने चर्चा किया। एक तो प्रस्तावना के प्रश्न, बोध प्रश्न, विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न, उसके बाद गद्य में अधिकतर पुनरावृत्ति प्रश्न और पद्य में अधिकतर पूछे जाते हैं तुलनात्मक प्रश्न। फिर गृह कार्य या अभ्यास के प्रश्न, इन्हीं गृह कार्य के प्रश्नों को कहीं-कहीं कक्षा कार्य के नाम से भी संबोधित किया जाता है। आप अपने पाठ्य योजना के अनुरूप आपके प्राध्यापक ने जो बताया है, उसी शैली का अनुसरण करेंगे और प्रश्नों के बनाने के एक तरीका के रूप में हमने आपसे सामान्यतः यह परिचर्चा किया है। आपका कोई जिज्ञासा रहता है, तो आप लिख कर के बता सकते हैं। बाकी साप्ताहिक एक दिन हम रखेंगे, गूगल मीट से हम लोग बैठ कर के परिचर्चा कर लेंगे, आपके संदेह का निवारण भी करेंगे। अब आप चूँकि विगत दिवसों से अपने गाँव की विशिष्टता के बारे में पढ़ा रहे हैं, आपके गाँव की विशिष्टता यही आपका टॉपिक है। तो इस टॉपिक को या फिर स्वेच्छा से किसी अन्य बिंदु को लेकर के आज का आपके लिए गृह कार्य है होमवर्क जिसको आप पूरा करके मेल के माध्यम से भेजेंगे हमें और आप पुनरावृत्ति के 3 प्रश्न बनाएँगे और अभ्यास के लिए मुख्यतः 5 प्रकार के कोई भी प्रश्न आप बनाएँगे। अभ्यास को ही गृह कार्य कह रहे हैं हम, अभ्यास कार्य कह रहे हैं या कक्षा कार्य कह रहे हैं। इन प्रश्नों को बनाते समय आप सावधानी रखेंगे कि एक ही प्रश्न ना हो। अगर 5 प्रश्न हैं तो पाँचों 5 प्रकार के होने चाहिए। न्यूनतम 5 प्रश्न आप अभ्यास कार्य के लिए दीजिए ही, कीजिए ही। तो आप स्वेच्छा से कोई प्रकरण ले सकते हैं या फिर जिस प्रकरण पर आज से पूर्व आप बनाते आए हैं, उसका भी आप सहयोग ले सकते हैं। कोई संदेह हो या समस्या हो, सबसे पहले लर्निंग बाय डूइंग यह मेथड हम लोग यूज़ कर ही रहे हैं। आप एक बार पहले बनाइए जितना आप समझ पा रहे हैं और उसके बाद भी अगर आपकी कोई संदेह रहता है, कोई समस्या रहती है, तो फिर हम एक दिन ऑनलाइन क्लास में उसकी परिचर्चा करेंगे। इसी के साथ सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। आपकी कोई जिज्ञासा होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर के हमें बताएँगे निस्संदेह।